मन की बात किया 103वां एपिसोड। मोदी बोले शहीदों में सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा। इस साल भी हर घर फहराएंगे तिरंगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष पहुंचे राजधानी देहरादून। भाजपा नेताओं के साथ की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीएम धामी भी रहे मौजूद। भाजपा का लोकसभा चुनाव में 75% वोटों का लक्ष्य। बूथों को मजबूत करने की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 103वां संस्करण। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन सुनी मन की बात। कैबिनेट मंत्री के पिता की पुण्यतिथि में शामिल हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह। प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 20वीं पुण्यतिथि थी। और गोल्डन गर्ल मानसी ने एक बार फिर से उत्तराखंड समेत देश का मान बढ़ाया। चीन में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। वॉक रेस के लिए हुआ चयन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से। आपको बता दें खबर उत्तराखंड में, जहां पर देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पहुंचे देहरादून। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हैं राजधानी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पहुंचे देहरादून। बता दें कि बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संतोष पहुंचे, बता दें राजधानी में भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अहम जानकारी बता रहे आपको देहरादून से, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पहुंचे देहरादून। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे देहरादून। भाजपा नेताओं के साथ कर रहे बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे बैठक में। तो अहम जानकारी आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पहुंचे देहरादून। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं के साथ इस दौरान बैठक कर रहे हैं। वही बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम धामी भी इस दौरान बैठक में मौजूद दिखाई दिए। तो आपको बता दें देहरादून में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो देहरादून पहुंचे थे। तमाम संगठन मंत्रियों के साथ बैठक की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश के अध्यक्ष और सीएम धामी भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में पीएम स्वनिधि परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 103वें संस्करण को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र उन्हें लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि हमारी संस्कृति धरोहर हर भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें ये पत्र चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने लिखा है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर के वे बहुत ही अभिभूत हो गए। खबर लक्सर से, जहां पर डेंगू के खतरे को लेकर के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बेनीवाल व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने आज दोनों विभागों के कर्मचारियों के साथ नगर में डेंगू ड्राइवर अभियान चलाया। इस दौरान लोग घरों में जाकर के गमले, कूलर व नालियों में व आसपास के इलाकों में गड्ढों में रुके पानी की जांच की गई। इस दौरान कई जगह व अकेला रवि को देखते हुए पानी का सैंपल भी लिया गया। इसके अलावा लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया गया।
दोनों अधिकारियों ने बताया कि डेंगू जानलेवा है और इससे बचने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। रुके हुए पानी मैडम का लार्वा जो है वो पैदा कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि लोग अपने कूलर का पानी बदलते रहें, कहीं भी किसी भी बर्तन या पुराने टायर में आदि में गमले में कहीं भी आसपास के घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। साथ ही लक्सर नगर से आसपास के लोगों में कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव करने की मशीन सेविंग कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका फोटो ले लो हमको। बैठे में पानी नहीं होगा, अभी पैदा नहीं हो रहा तो हम साफ करेंगे। आप अभी पानी रुका हुआ और ये होगा हमारे उत्तराखंड में आपदा आई हुई है। आपदा को देखते हुए लक्सर खानपुर हमारा पूरे हरिद्वार में प्रोन एरिया है। ये डूब क्षेत्र है जिसको ये फ्लडेड एरिया बोला जाता है। तो पूर्व वर्षों की भांति एसडीएम सर और हम लोग विभाग के साथ साथ हम घरों में, फैक्ट्रियों में और कुछ ऑफिस में भी जाके छतों में देखा, कहीं टायर तो नहीं है। और बराबर में भी आप लोगों के सामने कूलर देखा, इसमें पानी रुका हुआ था 1 हफ्ते का लगभग। तो अभी इसमें ये तैयारी होने वाला था। तो उन लोगों को हम लोगों ने ऐसे अहवार किया कि भाई इसको साफ करके रखिए, ताकि अगर मच्छर पैदा हो गया तो ये जान ले सकता है। और ये ड्राइव हर संडे को चलेगी एसडीएम, और जहाँ भी पानी रुका होगा उसमें लार्वा साइड का छिड़काव कराएंगे। रविवार को हम लोग एक ड्राइव चलाते हैं जागरूकता के लिए। उसी के क्रम में आज ये ड्राइव चलाई गई है और इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी जगह पे पानी इकट्ठा ना होने दें। साफ सुथरा पानी जहाँ पर इकट्ठा होगा काफ़ी दिन तक रहेगा तो उसमें डेंगू के लार्वा उसमें डेवलप हो सकते हैं। इसको लेकर के लोगों को अवेयर किया जा रहा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। और इसके साथ साथ छिड़काव और जो भी फॉकिंग आदि मच्छरों के लिए की जाती वो भी नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डोईवाला के हरज्ञान चंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में पौधारोपण, विचार गोष्ठी और विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ ही महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिराज भी मौजूद थे। बता दें कि विधायक बृजभूषण गरोला के साथ तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल जी को याद करके नमन किया और श्रद्धांजलि दी। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल जी एक बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम करते थे। इसके अवसर पर महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, एम्स ऋषिकेश के निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह, संगठन महामंत्री अजय कुमार और डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने लोगों को सम्मानित किया। लाला श्री मांगेराम अग्रवाल जी की पुण्यतिथि है और 2 दशकों के बाद में, 20 साल के बाद में आज उनको याद किया जा रहा है। और मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा कि हम हमारे प्रथा के अंदर में, हमारी परंपरा के अंदर में हम अपने पूर्वजों को कभी भूलते नहीं हैं। जो लाला जी ने यहाँ समाज के लिए कार्य किया वो बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवी थे। वो स्वयंसेवक थे और हर वक्त राष्ट्र के बारे में करते रहते थे। वो ऐसे दानवीर थे कि जिन्होंने अपनी भूमि को भी शिशु मंदिर के लिए दान दे दिया। इस प्रकार से पूज्य पिताश्री मांगेराम जी की पुण्यतिथि आज हम लोगों ने 20वीं मनाई है। आप जानते हैं हर वर्ष इस प्रकार का विचार गोष्ठी, वृक्षारोपण, विशिष्ट जनों का सम्मान, ये सब हम लोग करते हैं। आभार व्यक्त कर रहा हूँ महामहिम जी का जो आए और हम परम पूजनीय कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिला। और इस प्रकार से एक कार्यक्रम उनके याद में भी है, उनसे प्रेरणा लेने का भी है। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि स्थूल रूप से भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व हमारे बीच में है और सभी लोग उनको याद करें। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। इस बीच रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार के ऋषिकेश चौराहे के पास भीषण हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यूपी रोडवेज की बस डिवाइडर को तोड़ करके पुल से नीचे गिर गई। आपको बता दें कि काफी संख्या में बस में यात्री सवार थे। तो अहम जानकारी बता दें हरिद्वार से, जहां पर कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। एक बड़ा हादसा हुआ है ऋषिकेश चौराहे पर, बताया जा रहा है, जहां पर हरिद्वार के ऋषिकेश चौराहे के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि
एक यूपी रोडवेज की बस जो थी वो डिवाइडर को तोड़ करके पुल से नीचे गिर गई है। तो काफी संख्या में बस में यात्री सवार थे। आपको बता दें कि कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। तो हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे के पास बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यूपी रोडवेज की जो एक बस थी वो डिवाइडर को तोड़ करके पुल से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि काफी संख्या में बस में यात्री सवार थे जो काफी गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वही मरने वालों की संख्या जो अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे के पास बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है। यूपी रोडवेज की बस डिवाइडर को तोड़ करके पुल से नीचे गिर गई। आपको बता दें कि काफी संख्या में बस में यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यूपी रोडवेज की ये बस है जो कि डिवाइडर तोड़ करके पुल से नीचे गिर गई। आपको बता दें कि कई यात्री इसमें सवार थे। ये बस जो है यूपी रोडवेज की बताई जा रही है और हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कई लोग इस बस में यात्रा कर रहे थे। कई यात्री जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंशु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु, जिस तरीके से घटना सामने आई है इसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, ये अभी कुछ देर पहले की घटना है जब यूपी रोडवेज की बस स्टैंड तक जा रही थी, मगर उस बस के ब्रेक फेल होने के कारण जो हाईवे पे डिवाइडर बना था उससे टकरा गई और वहीं पर पलट गई। और मौके पर जो आसपास के लोग थे काफी देर तक तो उनके द्वारा ही बचाव का कार्य किया गया, मगर पुलिस और प्रशासन को उसकी सूचना दी गई। जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद जो बस में यात्री सवार थे उन्हें बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें हरिद्वार के जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया है। तकरीबन इसमें 40 से 50 जो यात्री थे वो थे। गनीमत ये कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके आसपास हाईवे पर इतनी गाड़ियां नहीं थी जिस कारण से हादसा टला और काफी, क्योंकि जो ये बस पलटी है काफी गहरी जगह जिस वजह से हादसा कम हुआ। इसमें कोई जनहानि की अभी सूचना नहीं है, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी बताया जा रहा है कि ये यूपी रोडवेज की बस थी, तो ये कहाँ जा रही थी, कहाँ से आई थी और किस तरीके से हादसा हुआ है? क्या कुछ जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ बताया? जी, ये नजियाबाद रोडवेज की बस थी और ये नजियाबाद से हरिद्वार बस अड्डे की तरफ आ रही थी, मगर उसी समय ये हादसा हुआ क्योंकि आसपास कई लोग मौजूद थे। तुरंत जिस तरह से हादसा हुआ आसपास के जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो काफी यात्रियों को बस से बाहर निकाला है, लेकिन कई यात्री बस में फंस गए थे क्योंकि बस पलट गई थी। तो यात्रियों को फंसने होने से भी काफी गंभीर स्थिति बन गई थी। मौके पर जब पुलिस प्रशासन पहुंचा तो उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद जो फंसे हुए यात्री थे उन्हें मुश्किल बाहर निकाल के उनको जिला अस्पताल उपचार उनका किया जा रहा है। बस गनीमत यही है कि इस हादसे में कोई नहीं हुई है। जी ठीक है अंशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए। तो आपको बता दें एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं बस की, जहां पर बताया जा रहा है कि हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बस अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकराई और नीचे गिर गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हर्रावला में हुई चोरी को डोईवाला पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा करते हुए जहां चोरी का माल और नकदी बरामद करने में सफलता पाई है, तो वहीं घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। डोईवाला कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि चोरी की घटना कल शाम को 8 बजे घटी थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एसओजी की टीम बनाकर के आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। घटना के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने आरोपियों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसपी देहात ने बताया कि घटना के सभी आरोपी रुड़की के रहने वाले हैं। हुआ था ये घटना शाम को करीब 8:15 साढ़े 8 बजे।
पुलिस के लिए मैं एक ही शब्द कहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है वैसे। मैं एक मतलब जो लोगों ने पुलिस के प्रति जो गलत धारणाएं और गलत छवि बना रखी है, मैं चाहूँगा, सभी से अपील करूँगा कि वो धारणाओं को तोड़े। इतने कम समय में सर की टीम ने, त्यागी सर की स्पेशल टीम ने, शाह सर ने, सारी टीम ने मेहनत की, रात दिन एक किया। मैं सभी का दिल से आभारी हूँ। मेरे से जो बनेगा और आजीवन में पुलिस का जो ये लोगों के मन में मानसिकताएं गलत हैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी ब्राह्मण महासभा की टीम इस प्रयास में जुटी रहेगी आजीवन। दिनांक 23 जुलाई को हमें सूचना मिली थी कि हर्रावाला में अखिलेश मिश्रा जी के वहाँ पे चोरी हुई है, तो उसमें हमने तत्काल ही इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और इसमें टीम बनाई गई थी सीओ डोईवाला के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर डोईवाला के उसमें, और साथ में इसमें एसओजी भी काम कर रही थी। और इसमें हमें कल सफलता मिली है जिसमें हमने इनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये दोनों अभियुक्त जो हैं वो हरिद्वार के रहने वाले हैं। एक का नाम शमीम है और एक का नाम मुकर्रम है। और इसमें एक जो इन्होंने ज्वेलरी का जो चोरी की हुई जो ज्वेलरी थी वो एक ज्वेलर्स को बेच दी थी, उसका नाम इबादत है, उसको भी हमने इसमें अरेस्ट किया है। वहीं बागेश्वर में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होनी है। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बताते हुए रमेश पांडे कृषक का कहना है कि बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के पास आज की तारीख में जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी बागेश्वर में अपने संगठन के आधार पर उपचुनाव लड़ने का दम भर रही है, तो वही कांग्रेस के पास तो बागेश्वर में ना तो जिताऊ उम्मीदवार है और ना ही जमीनी संगठन है। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति सिर्फ एक दूसरे का पुतला फूंकने का तक सीमित है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है जिसको हम जिताऊ कैंडिडेट कह सकते हो। एक दूसरा, कांग्रेस के पास वो संगठन भी नहीं है जो संगठन जनता को नब्ज समझता हो और जनता के बीच में जाके अपनी बात को उछलताल से कह सकता हो, ठीक है ना। भाई बागेश्वर में स्टेट बैंक के चौराहे पर खड़े होकर पुतला आप फूंक सकते हैं, ये भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। इन दोनों दलों को राजनीति में यही सिखाया भी गया है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश आधारित दल नहीं है। इनके जो भी, देखिए, टिकट किसको मिलेगा, दिल्ली तय करेगी, और जब टिकट देने के बाद जब चुनाव समाप्त हो जाता तो दिल्ली तय करती है कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड 25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बोधिसत्व जो है श्रृंखला माध्यम से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सभी विभागों का 10 साल का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। बोधिसत्व विचार श्रृंखला में प्राप्त सुझाव को इसमें शामिल किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि राज्य के विकास में सभी संस्थानों का सहयोग मिल सके। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को पशुपालन व कृषि विकास और तकनीकी विश्वविद्यालय को विज्ञान एवं तकनीकी को राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के सहयोगी बनाया जाएगा। आदर्श जिला पंचपावत के लिए बनाई जा रही योजनाएं प्रदेश के सभी जनपदों के लिए आधार बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। सरकार इस दिशा में रोडमैप बना करके कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्यों के विकास के लिए नए मॉडल की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीति आयोग से भी हिमालयी राज्यों के लिए अलग विकास मॉडल बनाने का अनुरोध किया है। वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल को की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डोईवाला के हरज्ञान चंद सरस्वती शिशु और विश्वविद्या मंदिर में परिसर में पौधारोपण, विचार गोष्ठी और विशिष्ट जन सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। हमारे मध्य आज मना रहे हैं, उनके समक्ष अपने भाव के आप भी पुष्पांजलि अर्पित करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं
साथ ही निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि हमारी परंपराओं का एक अनुकरण, उनको शौर उड़ाकर के उनका अभिनंदन, ये स्वागत और साथ में कुछ ये प्रतीक चिन्ह भी आपको भेंट करते हुए आपके उनके चरणों की भी धूल मिल जाए, हम अपना और इसी कड़ी में सारी बस्ती में एक बड़ा एक कोलाहल सा, एक उत्साह का वातावरण हो गया कि लाला जी आए हैं, लाला जी आए हैं। उन्होंने कहा बहू। खबर काशीपुर से, जहां पर लोगों को जाम्स की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा फ्लाईओवर निर्माण कार्य की नींव रखी गई और इसकी नींव को रखते ही जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने श्रेय भी खूब लिया है। लेकिन अब वो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। बता दें कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, जाम की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि स्थानीय लोगों के कारोबार ठप होने की कगार पर हैं, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य को कराने में असमर्थ दिखाई दे रही है। स्थानीय अधिकारियों के साथ ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों ठेकेदार के सामने बौने साबित हो रहे हैं। ठेकेदार से ओवरब्रिज का काम जल्द से जल्द कंप्लीट करके अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया। हालांकि ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों के बीच मीटिंग और भी लगातार जारी है, लेकिन मीटिंग में सिर्फ ठेकेदार द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए वादे पर वादे हो रहे हैं, जिसको लेकर के अब काशीपुर में राजनीति भी करवाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फ्लाईओवर का निर्माण जो काशीपुर का है वो जनता को भीड़ से निजात दिलाने के लिए नहीं बनाया गया है, जनता को परेशानी में डालने के लिए बनाया गया। जिस फ्लाईओवर को बनाने में 6 साल का समय भी कम पड़ रहा हो, तारीख पे पड़ रही हो, ये तो लगता है कि ये 2024 का वेट कर रहे हैं कि फ्लाईओवर के दम पे नाम पे हम वोट मांगेंगे, और इससे तो इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो एक ही डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख। इसका तारीख का कोई फिक्स तारीख ही नहीं निकल पा रही है। किस समय, किस तारीख पे, किस मौसम में ये फ्लाईओवर बनके इसका निर्माण हो। इससे आम जनता के लिए ये इतना जी का जंजाल बन चुका है आज की डेट में कि जो फ्लाईओवर के पास में दुकानें थीं उनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है। आवागमन जो था वो बिल्कुल बंद हो चुका है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।